आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। मोदी हुकूमत के 1 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे वक्त ये लाजिम है कि सरकार की हुसूलियाबियों और नाकामियों को उजागर किया जाए। इंतखाबात के दौरान मोदी ने आवाम से बड़े बड़े वादे किए थे। क्या 1 साल में वो वादे पूरे हुए? क्या कालाधन वापस आया? क्या महंगाई कम हुई? क्या किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों, नौजवानों और अकलियतों के अच्छे दिन आए? मोदी सरकार 1 साल पूरा होने पर जश्न की तैयारी कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 1 साल में सरकार ने क्या किया है और कहां वो नाकाम दिख रही है। इन्हीं सवालों के जवाब आज हम इस बहस पे तलाश करेंगे। आज की इस खुली बहस पे शिरकत कर रहे हैं कांग्रेस के लीडर शहजाद पूनावाला साहब, आम आदमी पार्टी के लीडर इरफानुल्लाह खान साहब, माहिर इख्तिसादियात प्रोफेसर मुनीर आलम साहब और सीनियर सहाफी पूर्णिमा त्रिपाठी जी। तो आइए शुरू करते हैं खुली बहस। आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दीजिए। लोकसभा इंतखाबात में मोदी हर अवामी रैली में ये बात कह रहे थे। आवाम ने मोदी पर भरोसा कर उन्हें अक्सरियत से जिताकर पीएम बनाया। 60 महीनों में 12 महीने गुजर चुके हैं। मोदी के वादों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन हुसूलियाबियां गिनाने के लिए सिर्फ चंद चीजें हैं। मोदी सरकार के 1 साल की हुकूमत में मुल्क और आवाम ने क्या खोया, क्या पाया? पेश है एक रिपोर्ट। 16 मई 2014 को जिस अक्सरियत के साथ नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने, वो अपने आप में तारीखी था। 30 साल बाद किसी गैर कांग्रेसी सरकार को अक्सरियत मिली थी और ये सब मोदी के उन वादों का नतीजा था कि बदउनवानी दूर करेंगे, महंगाई घटाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। ओहदा संभालते ही मोदी ने कई तरह की स्कीमों की झड़ी भी लगा दी। उनमें स्वच्छ भारत योजना, आदर्श ग्राम योजना, जनधन योजना, वजीर आजम बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और मेक इन इंडिया अहम है। इन स्कीमों का आगाज तो कर दिया गया, लेकिन इसके लिए पैसे और बुनियादी ढांचा कहां से आएंगे, कुछ नहीं बताया गया। मिसाल के तौर पर स्वच्छ भारत योजना के लिए अलग से पैसों का इंतजाम नहीं है। वहीं जनधन स्कीम के तहत बैंक अकाउंट तो खुल गए, लेकिन उनमें पैसे ही नहीं है। लेकिन मोदी इन मंसूबों की तारीफ करते नहीं थकते। मैंने गरीबों को कहा था कि देश आपके लिए, ये सरकार आपके लिए, बैंक आपके लिए है। आपको 1 पैसा देना नहीं है, बैंक का खाता खोलना है, 0 बैलेंस से। हमने तो कहा था 0 बैलेंस से खाते खोलेंगे, लेकिन मैं आज उन गरीबों को सलाम करता हूं कि उन्होंने मन में सोचा कि ये तो अच्छा नहीं है, ये हमें शोभा नहीं देता। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि जो 15 करोड़ बैंक खाते खुले, उसमें 15,800 करोड़ रुपया राशि गरीबों ने जमा कर। बदउनवानी मोदी सरकार के लिए एक बड़ा इशू था, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद भी हुकूमत ने सीवीसी का तकर्रुर नहीं किया। बीजेपी हुकूमत तो लोकपाल के मामले पर भी खामोश है। नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा था कि वो 100 दिनों में काला धन और 100 दिनों में दाऊद इब्राहिम को मुल्क वापस लाएंगे। 1 साल गुजर गए, ना तो काला धन आया और ना ही दाऊद। दोनों मामलों पर सरकार का यू टर्न सबके सामने है। अब तो इसके खिलाफ सरकार के अंदर से ही आवाजें उठने लगी हैं। I have suggested how to bring back black money, stating that this present bill which is in the parliament, which has been passed in the Lok Sabha, is not for bringing back black money, but those who are caught with having black money to put very strict and harsh punishment. मोदी सरकार किस तरह से काम कर रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार ने ऑर्डिनेंस के जरिए पार्लियामेंट तब तक चलाने की कोशिश की जब तक तहवील अराजी बिल पर पेच फंस नहीं गया। फसल बर्बाद होने की वजह से एक तरफ किसान खुदकुशी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी उनकी जमीन छीनने के लिए बेकरार हैं। इस इश्यू पर अपोजिशन सरकार पर जमकर हमले कर रही है। लैंड बिल को लाने में हमें तकरीबन 2 साल लगे और एनडीए सरकार ने कुछ ही दिनों में उस बिल की हत्या कर दी। पहली कुल्हाड़ी उठा के यहां हमारी गले पे कंसेंट क्लॉज, जो सबसे जरूरी क्लॉज है। हमने कहा कि अगर गरीब जनता से, किसान से, मजदूर से जमीन ली जाएगी तो उससे पूछ कर ली जाएगी। और आपने कहा नहीं, हम नहीं पूछेंगे। अगर हम जमीन छीनेंगे
तो बिना पूछे हम जमीन छीनेंगे। नरेंद्र मोदी बार बार सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी हुकूमत बनने के बाद मुल्क में अक़लियती तबका खौफ व हरास महसूस कर रहा है। घर वापसी, अक़लियतों के मजहबी मकामात पर हमले, बीजेपी लीडरों की अक़लियतों के खिलाफ जहर अफशानी, ये बता रहे हैं कि मोदी हुकूमत अक़लियतों के तई संजीदा नहीं है। अमेरिकी सदर बराक ओबामा भी मोदी सरकार को मजहबी रवादारी की नसीहत दे चुके हैं। हाल ही में एक अमेरिकी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि मोदी हुकूमत में अक़लियतों की हालत अच्छी नहीं है। ये हमारी अंदरूनी बात है जो हमारे यहाँ होता है। हमें अपने समाज को ठीक रखना चाहिए, गुड वर्किंग ऑर्डर के लोग जो चाहते हैं वो करें। मुझे लगता है कि ये उनकी बात मुनासिब नहीं है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि हमें अपने कान हमेशा खुले रखने चाहिए। जो लोग हमारे बारे में बाहर के लोग जो हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं बाहर के, जो हमारे बारे में कह रहे हैं, हमें सुनना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने 1 साल के वक्फे में बाहरी दुनिया के साथ रिश्तों को लेकर खूब वाहवाही लूटी है। भले ही वजीर खारजा सुषमा स्वराज हों, लेकिन मोदी इस दौरान 30 मुल्कों का दौरा कर चुके हैं। इन दौरों का मकसद दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना और गैर मुल्की सरमायाकारी लाना था, लेकिन 1 साल के दौरान न तो पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे रिश्ते बने और न ही खातिर खाह मुल्क में सरमायाकारी हुई। कुल मिलाकर मोदी हुकूमत जिस राह पर चल पड़ी है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि सरकार की इमेज प्रो कैपिटलिस्ट और एंटी पुअर और एंटी फार्मर की बन रही है। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। जाहिर सी बात है 1 साल हो रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार को, और जिस तरह के वादे से नरेंद्र मोदी ने किए थे, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सारे वादे पूरे नहीं किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये भी बिल्कुल तय है कि 1 साल में सरकार से आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको जिस तरह का हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है और इतनी बड़ी आबादी है, उसमें किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी स्कीम को रिजल्ट देने में वक्त लगता है। लेकिन सवाल यह है कि वो सारे वादे, वो सारे इरादे जो नरेंद्र मोदी के थे, क्या उसका रोड मैप भी प्रॉपरली आया है या नहीं आया? इन्हीं सारी चीजों पर बातचीत करें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर मुनीर आलम साहब। सबसे पहले उनके पास चलते हैं और चूंकि इकोनॉमिक इशू इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे जानने के लिए कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक फ्रंट पे नरेंद्र मोदी की 1 साल की सरकार को आप कैसे देखते हैं? मुनीर साहब। देखिए साहब, इकोनॉमिक फ्रंट पे तो कम से कम कुछ बहुत चीज सामने आती नजर नहीं आ रही है, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर जिसके लिए मोदी साहब और उनकी गवर्नमेंट ने काफी कोशिश की, और ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात थी। कांग्रेस, बीजेपी हमेशा ट्रेडर्स की पार्टी रही है, उसने ट्रेडर्स का सपोर्ट लिया है, हमेशा अर्बन बेस्ड पार्टी रही है। सो ये सारी चीजें हैं, ये उनकी उसमें है, पूरी उनकी फिलॉसफी इस तरह की है। इसलिए प्रो प्राइवेट सेक्टर होना कोई ऐसी बात नहीं। कांग्रेस खुद भी बहुत प्रो प्राइवेट सेक्टर रही है। दोनों की इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है बहुत ज्यादा ड्रास्टिक, कोई आपको कोई दोनों की इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई बहुत ज्यादा नहीं। कांग्रेस पार्टी ने भारत डेफिनेटली बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स लाई हैं, वो इस तरह की चीजें की हैं। कांग्रेस जो है, पिछली रिजीम जो कांग्रेस की थी वो लेफ्ट टू द सेंटर थी, उसकी वजह से काफी कुछ लोगों को मिला था। वो सारी चीजें कहीं धीरे धीरे इस सरकार में कम हुई। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इवन मार्केट, जो कि मोदी साहब के आने से पहले बहुत ही ज्यादा शायद इस उसमें थी कि साहब कुछ बहुत मेजर चेंज हो जाएगा और प्राइवेट सेक्टर को बहुत, अभी जो हालत सेंसेक्स की हो रही है जिस तरह से, उससे ये लगता ये है कि जो एस्पिरेशंस जिसको लेकर के मार्केट ने इतना सारा जो सारी उम्मीदें बनाई थी, वहां पर भी कुछ बहुत ज्यादा लग नहीं रहा है। एग्रीकल्चर की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। लैंड एक्विजिशन कोई बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस ने भी शुरू किया था, लेकिन ये बीजेपी ने उसमें अपने चेंजेस किए। इससे बहरहाल एक ऐसा मैसेज गया है हमारे रूरल इकोनॉमी ने काफी कुछ हिंदुस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट किया था। इससे क्या मैसेज गया है? आपके लैंड एक्विजिशन बिल की बात आप कर रहे हैं, तो उसको क्या लगता है? जाहिर सी बात कांग्रेस ने 2013 में यह बिल लाया था, एकाएक सडनली इतनी सारे चेंजेस करने की क्या जरूरत थी? या फिर ये कहीं ना कहीं जिस बात को आपने कहा कि अर्बन सेंट्रिक या अर्बन कंसंट्रेशन इनका है और प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट और प्राइवेट सेक्टर की पार्टी है ये, तो उसी को सामने रखकर के चेंजेस लाए जा रहे हैं? मैं इसको इतना ज्यादा मुझको आज तक नहीं समझ में आया कि इतना इस गवर्नमेंट का लैंड
लैंड एक्विजिशन के ऊपर। मैं ये समझता हूँ अगर जीएसटी के ऊपर अगर इनका अगर इतना ज्यादा इंफेसिस होता तो शायद हो सकता है। जीएसटी भी तो पास हो गया। नहीं, जीएसटी अभी उस तरह से नहीं पास हुआ है, अभी तो उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम है, अभी तो सिलेक्ट कमेटी यहाँ वहां तमाम चीजें हो रही। लेकिन उस पर कहीं ना कहीं कंसेंसस बन रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने कहीं जीएसटी के ऊपर इतना ज्यादा काम किया होता तो शायद हो सकता है कि कुछ ज्यादा फायदा होता। मैं ये नहीं समझता कि लैंड एक्विजिशन से हो क्या रहा है, मिलने क्या जा रहा है। अगर ये लैंड एक्विजिशन बिल पास भी हो जाता है तो इससे गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, इकोनॉमी को क्या मिलेगा, मेक इंडिया को क्या मिलेगा, क्या चीज मिलने जा रही है सिवाय इसके कि एक मैसेज कि भाई हम इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। ये इंडिकेशन देने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, उसके लिए लैंड एक्विजिशन बिल्कुल। लेकिन इंडिकेशंस दिए जा रहे हैं। मैं अभी देख रहा था कि सर्विसेज एंड ग्रोथ सेक्टर में जो ग्रोथ हुई है वो लास्ट 2 ईयर से बहुत ज्यादा है। तो ये तो आपको कह सकते हैं कुछ तो शुरुआत हुई है। दूसरे और भी सेक्टर्स हैं जिसमें जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात होती है उसमें कहीं पे आप से अगर मैं ये पूछूं, आपके पास आता हूं शहजाद, कि अगर आपसे ये पूछूं कि इस गवर्नमेंट को इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को आप नापिए तो आप क्या कितना नहीं, हमें इकोनॉमी में कोई ऐसा मेजर चेंज, कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज एक साल के अंदर नहीं दिखा। आप जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को अगर आप देख लीजिए तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स जो है कोई बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है। प्राइस को अगर आप ले लीजिए, अब ये तो आपके हिसाब से इकोनॉमिक फ्रंट पे गवर्नमेंट इज इसमें स्पेसिफिकली ऐड करना चाह रहा था। इसमें मैं एक्चुअली स्पेसिफिकली ऐड करना चाह रहा था। आपको मैं बता दूं कि पिछले मैंने क्योंकि आंकड़ों पे बात छिड़ी है तो जहां तक 8 कोर सेक्टर्स है इकोनॉमी के, उसमें पिछले 17 महीने में जो चीज नहीं हुई वो इस बार हुई है। नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 0.1% रजिस्टर हुआ है। मतलब मोदी जी के आने के बाद 8 कोर सेक्टर में, आप फैक्ट्री आउटपुट ले लो, अभी हाल ही में उसके फिगर्स आए 2.5% पे गिरा है। आप जॉब्स की ग्रोथ ले लो, जो इस क्वार्टर लास्ट क्वार्टर की ग्रोथ है जॉब्स में वो गिरी है। 50,000 जॉब्स हम लोगों ने खोए ऑटो सेक्टर और मेटल सेक्टर में। आप इसके अलावा आपको लेना है तो आप एक्सपोर्ट्स ले लो, एक्सपोर्ट्स 15% से गिरे हैं हमारे। एग्रीकल्चर की ग्रोथ 4% से गिरकर 1.1%। कोई चीज ऐसी भी है जो बढ़ी है। तो एक सेकेंड, जो बढ़ी है वो ये है कि कम्युनल वायलेंस के जो घटनाएं हैं, चर्चेस के जो अटैक है। इंडिकेटर्स पे मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं। अभी आपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात की तो अभी 3-4 महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी कि जो 13-14 के इकोनॉमिक ग्रोथ का, जीडीपी ग्रोथ का जो पैरामीटर्स था उसको गलत तरीके से कैलकुलेट किया गया था। एंड वी हैव टू रिमेंबर कि उस टाइम में यूपीए 2 मनमोहन सिंह की सरकार थी। और अगर अब जो पैरामीटर्स एक्सेप्टेबल हैं उनको लागू करके करीब 7% के ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ उस वक्त की, उस पीरियड की हमें यूपीए 2 की बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में मोदी जी के आने के बाद से उसमें उन पैरामीटर्स के हिसाब से भी बहुत ज्यादा कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। और मोमेंटम जो शुरू हुआ था मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम में वो ही कंटिन्यू कर रहा है। आई थिंक ये तो डॉक्टर मुनीर ने भी कहा कि वही चीजें हैं जिसको ये फॉलो कर रहे हैं। इसमें एड ऑन कुछ हुआ हो ये हमें अभी तक मैं आपको 3 और सेक्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में जो इस सरकार की स्पेंडिंग है वो 25% से गिरी है। जहां पे महिलाओं का मामला है तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के क्योंकि प्रधानमंत्री ने महिलाओं के मुद्दे पर काफी कैंपेन की थी, 50% तक स्पेंडिंग कट की है। तो कई ऐसे की सोशल सेक्टर स्पेंडिंग्स है जिसको कम किया गया है। इकोनॉमी के बारे में मुनीर जी और मैडम ने आपको बताया है कि कोई ज्यादा चेंज नहीं, उल्टा हमारे आंकड़े दिखाते कि वो गिरा है। और आप देख लीजिए फ्यूल के प्राइसेस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 40%, एक सेकेंड, एक छोटी सी चीज, 40% फ्यूल के प्राइस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरे थे, उसकी राहत देनी चाहिए थी कंज्यूमर को, सिर्फ 12% पास ऑन हुई है। आज की तारीख में दाल के दाम ले लीजिए, सब्जियों के दाम ले लीजिए, सभी चीज 25-30 रुपए किलो बढ़ गई। जी, यहाँ छोटी सी एक बात, शहजाद साहब ने अभी ये बात कही कि साहब हेल्थ के ऊपर बिल्कुल सही कहा है कि हेल्थ के ऊपर बिल्कुल गिरा है। लेकिन वहां पे एक दूसरी कंट्रोवर्सी, और वो कंट्रोवर्सी ये है कि फाइनेंस कमीशन ने किस तरह से 32 से 42%, और अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई अब ये तो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा बहुत ज्यादा जा रहा है, अब इसलिए उनको स्टेट गवर्नमेंट सारे एडजस्टमेंट वो भी एक इश्यू है। लेकिन कोई शक नहीं कि जो इस तरह की मेजर हेल्थ के ऊपर जिस तरह से
कट किया है एक्सपेंडिचर को, ये वेरी। नहीं, दूसरा एक पॉइंट, मनरेगा में जो एक हमें ये बात माननी होगी कि मनरेगा की वजह से रूरल इकोनॉमी में बहुत जबरदस्त पुश आया था, उसमें इन्होंने तो मोदी जी ये कहते हैं मनरेगा इस बात का उदाहरण है कि 65 साल में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया है। जो भी हो, लेकिन उसकी वजह से रूरल इकोनॉमी में सुधार जरूर आया था। इंटरनेशनल इश्यूज जिस तरह के इंटरनेशनल स्लम जो हुआ, सिर्फ हमारे यहाँ हिंदुस्तान इसलिए बचा कि हमारी रूरल इकोनॉमी ने स्ट्रॉन्ग की, एग्रीकल्चर ने सपोर्ट किया। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग उसको रियलाइज नहीं करते। लेकिन ये बताइए प्रोफेसर, आपने भी वो स्टेटमेंट सुना होगा, जिस तरह की बात आ रही है, बिल्कुल ये लगता है कि पिछले 60-65 साल में हिंदुस्तान में रूरल इकोनॉमी हो या इकोनॉमिक फ्रंट पे कोई बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं हुआ था, इसलिए देश की ये हालत है। ये पूरा जो नेगेट करने का, यहां तक कि जब बाहर में भी लोग जाते हैं तो जाकर के ये कहते हैं कि हमको सफाई करनी है, गंदगी हटानी है, इस तरह की जो पॉलिटिक्स हो रही है, इसको कहीं ना कहीं आप ऐसे देखते हैं कि अपनी इकोनॉमिक जो अचीवमेंट नहीं हो पाई है उसको नजरअंदाज करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए। मैं इसको इतना अनफॉर्चुनेट समझता हूं कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमें पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये है कि ये इंस्टीट्यूशन बिल्डर जिन्होंने 50s और 60s में हिंदुस्तान को जो इंस्टीट्यूशन दे दिए, उसका आज कोई पैरेलल, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का कोई पैरेलल हिंदुस्तान में अगर आप निकाल करके दिखा दीजिए, या जितने इंस्टीट्यूशन बने, जितने भी इंस्टीट्यूशन, जितने IITs बन गए, जितने IIMs बन गए, उनका IIM अहमदाबाद के पैरेलल एक इंस्टीट्यूशन अगर आप दिखा दीजिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट। लेकिन उसके बाद भी प्रोफेसर मुनीर, ये बात तो अपनी जगह पे तय है कि इन सारी चीजों के बावजूद भी 150 जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन हैं एजुकेशनल, उसमें हिंदुस्तान का एक भी इंस्टीट्यूशन नहीं, एक भी इंस्टीट्यूशन नहीं आ रहा। ये भी सच्चाई नहीं, लेकिन ये है कि देखिए ऐसा है कि उसमें भी हम बहुत ज्यादा उससे वो नहीं होते, उनके अपने इंडिकेटर, उनके अपने पैरामीटर्स, उनके अपने पैरामीटर्स हैं, उसके बेसिस के ऊपर हमें अपने डेवलप करना चाहिए और हमें अपने इंस्टीट्यूशन। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के लीडर इरफानुल्लाह साहब हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इरफान साहब, ये बताइए कि आप लोगों को जो लगता है, जाहिर सी बात है कि आप उनके एकदम डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के दोनों के हरीफ है, दिल्ली की पॉलिटिक्स अगर की बात करें तो आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह के वादे करके नरेंद्र मोदी आए थे पावर में, क्या उनमें से आधे वादे भी, 50% वादे भी वो पूरे कर पाए? नहीं, देखिए बदकिस्मती ये है कि 2014 में ये मुल्क एक मुतबादिल चाह रहा था कि एक मुतबादिल पॉलिटिक्स होनी चाहिए और राजनीति होनी चाहिए और एक सियासी मुतबादिल मिलना चाहिए, लेकिन वो मिला मोदी जी की शक्ल में और भाजपा की शक्ल में। भाजपा और कांग्रेस की पॉलिसीज में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी बात आ रही थी, प्रोफेसर मोदी साहब ने भी कहा कि इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई फर्क नहीं है। उनकी पूरी सोच वही है जो कांग्रेस की सोच 60 साल तक रही है, इस मुल्क के बारे में, इस मुल्क की इकोनॉमी के बारे में। इस तो दोनों में आपको कोई फर्क नहीं दिखता, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज में और उनकी सोच में? मुझे बहुत ज्यादा सोच नजर नहीं आती, बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। मुझे सोच एक ही नजर आती है, क्योंकि रिजल्ट एक ही आता है नजर। जो रिजल्ट है, जो मैकेनिज्म है और जो मॉडस ऑपरेंडी है, बिल्कुल एक है दोनों की। काम करने का तरीका एक है, बिल्कुल। पार्टियां अलग अलग काम करती हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं पर भी नरेंद्र मोदी कामयाब हो पाए हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस कामयाब हुई थी 10 साल में, उसी तरह से वो कामयाब हो रहे हैं। वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो रहे हैं पूरे पीपल से, लोगों से, पूरे आवाम से। जो इकोनॉमी रूरल बेस्ड होनी चाहिए थी, एग्रीकल्चर बेस्ड होनी चाहिए, जिसकी तरफ उसको वो उसी तरह रिपीट कर रहे हैं जिस तरह कांग्रेस ने किया। कांग्रेस भी बहुत ज्यादा किसानों के हक में कभी नहीं रही। किसानों के लिए हरित क्रांति की बात जरूर होती है कि हरित क्रांति लेके आए, लेकिन किसानों को जो मिलना चाहिए था और किसानों को जिस तरह से बूस्ट करना चाहिए था एग्रीकल्चर को, वो तो नहीं किया गया जिस तरह से दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज ने एग्रीकल्चर को बूस्ट किया। मुझे लगता है कि अगर मोदी साहब को कामयाब होना है तो उन्हें कांग्रेस की पॉलिसीज को एज सच नहीं रिपीट करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, कोई नई चीज आउट ऑफ बॉक्स करके दिखाना चाहिए। ये तो पहले तो मैं कहूंगा कि जो लोग खुद अपने जो दिल्ली में किए गए वादे 10% भी नहीं निभा पा रहे, अब तक फ्री वाईफाई नहीं आया, बिजली के दाम जो है वो ठीक से कम नहीं हुए, पानी की किसके कम हो गए, इनके और मेरे तो नहीं हुए, हमारे तो नहीं हुए। हमने आपके कहा भी, आपके हुए क्या सर? आप बताइए पूर्णिमा जी, आपके हुए? आपके हुए? हो रहे हैं, नहीं, लेकिन हो रहे हैं। यहाँ पे जानता हूँ बहुत सारे लोगों को। दूसरी बात जो मेरे मुझे बात करने दीजिए। लोकपाल के मुद्दे पर जिन्होंने इन्होंने कैंपेन शुरू किया था, आज तक दिल्ली में लोकपाल आया मैडम?
आज तक दिल्ली में लोकपाल ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी ऑर्डर इशू किया है कि लोकपाल कहाँ है, आपका बिठाने वाले थे उसको नियुक्त तक नहीं कर रही है। तो इनकी बात है। तो जो लोग अपने वादे पूरे नहीं कर रहे वो दूसरों पे आकलन कर रहे, अच्छी बात है, करना चाहिए। सबसे पहले मुआवजा दे दिया। अरे आपने गजेंद्र सिंह को आत्महत्या करते भी देखा और कुछ नहीं कर पाए। देखिए उसकी इंक्वायरी हो रही है। देखिए किसान, मैंने आपके बोलने में आपकी दखल अंदाजी नहीं की। 2 लाख किसानों, आप मुझे अपनी बात तो रखने दीजिए। 1995 से 2013 तक खुदकुशी कर ली, इसके जमाने में हुआ। ठीक है, मैं अपनी बात पूरी नहीं रख पाया। एक मिनट, बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है कि वो हम दोनों को, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि हम लोग आज आम आदमी पार्टी को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि हम लोग बीजेपी पे ही बात करें। मैं बीजेपी पे ही आना चाह रहा हूं। आपने इससे पहले गवर्नमेंट पे आपने इससे पहले एक इंस्टीट्यूशंस की बात की कि हमारे कोई भी इंस्टीट्यूशंस 200 प्रमुख इंस्टीट्यूशंस में नहीं। आपको मैं एजुकेशन सेक्टर का एक और हवाला देना चाह रहा हूं कि आपको पता है कि अपर एजुकेशन जो हायर एजुकेशन है उसमें भी स्पेंडिंग 48% से कम कर दी गई है। आपके 1 आउट ऑफ 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का परमानेंट हेड अभी तक नियुक्त नहीं किया। स्मृति जी जिसको लाती है वो आरएसएस से ही किसी को लेकर आती है और किसी को बिठा देती है, उसके अलावा किसी को नियुक्ति नहीं किया जा रहा। तो हम तो कह रहे हैं कि आपके पास 5 साल का मैंडेट है। आप ये कह रहे हैं कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को हेड करने के लिए जो क्राइटेरिया 1 आउट ऑफ 4 एसोसिएशन, अब आप देख लीजिए, वाइस चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ले लीजिए, बुक्स ट्रस्ट ले लीजिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन ले लीजिए, आप उस आरएसएस के ही लोगों को वहां पे आगे कर रहे हो, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ले लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास 5 साल है, पर अरुण शौरी जी, मेरी बात मत सुनिए, अरुण शौरी जी ने कहा कि प्लेटों की आवाज आ रही है, खाने की आवाज नहीं आ रही। तो हम आप ब्रेक का इन्होंने बात उठाई, शहजाद पूनावाला ने। अरुण शौरी जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं वाजपेयी कैबिनेट में, उन्होंने भी मोदी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत खुला अटैक किया। लेते हैं ब्रेक। आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर। हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आई नए आलम, रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैटू से दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। ब्रेक पर जाने से पहले शहजाद पूनावाला ये कह रहे थे कि अरुण शौरी ने भी सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अटैक किया है और ये कहा है कि हर फ्रंट पे, ना सिर्फ कि इकोनॉमिक फ्रंट पे, हर फ्रंट पे मोदी सरकार नाकामयाब हुई है। हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन दिल्ली असेंबली में विजेंद्र गुप्ता जी। उनके पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी सरकार की, मोदी सरकार की 1 साल में क्या क्या सफलताएं हैं और क्या क्या असफलताएं हैं। जी देखिए, मेरा ये कहना है कि पिछले 1 साल में मोदी सरकार ने जिस तरह से देश की जो विकास की जो गति थी, जो पटरी से उतर गई थी, उसको पटरी पर वो लेकर के आए हैं। और जनधन, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो आज हर 10.5 करोड़ नए
खाते जो है गरीबों के खोले गए हैं, हर देश के गांव तक जो है बैंक पहुंच रहा है, और अब इंश्योरेंस योजना जो लागू की गई है, 1 रुपया प्रति माह में 12 रुपया साल, जिसमें 2 लाख रुपए का बीमा किया जा रहा है, वो एक प्रकार का एक क्रांति के रूप में सामने आ रहा है। और दूसरा जो स्टेट गवर्नमेंट्स को जो 32% जो है वो शेयर दिया जाता था, वो 42% कर दिया बढ़ा, यानी कि हर प्रदेश सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपए अतिरिक्त, लगभग मुझे लगता है कि एक सरकार को 50-50 हजार करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार के कोष में। विजेंद्र गुप्ता जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं सीधा कि जो बड़े वादे किए थे मोदी सरकार ने या मोदी जी ने चुनाव से पहले, उसमें एक चीज थी कि काला धन वापस लाएंगे, उस पे क्या हुआ? करप्शन समाप्त करेंगे, उस पे क्या हुआ? एक लोगों को रोजगार देंगे, उस पे क्या हुआ? में कानून बना दिया है, जो कानून बना है, उससे सुब्रमण्यम, विजेंद्र गुप्ता जी, जो कानून बना है उस पे आपके खुद के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वो कानून बना है कि काला धन रखने वालों को जेल हो, सख्त सजा मिले, लेकिन इसके लिए कोई कानून नहीं बना है कि काला धन को विदेश से वापस लाया जाए, जो मोदी सरकार का नारा था और कहा गया था कि हर भारतीय के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। क्या हुआ? देखिए, स्पेशल एसआईटी जो रुकी हुई थी, पिछली सरकार ने बनाई नहीं थी 5 साल से, कोर्ट के आदेशों के बाद भी अगर मोदी सरकार ने सबसे पहला काम किया तो सत्ता में आते ही एसआईटी का गठन किया था, और जिसके कारण काले धन का पूरा मामला जो ठंडे बस्ते में पड़ा था उस पर एकदम वो गतिमान हो गया। उसके बाद वो सूचियां जो है वो जारी की गई, और तो कब तक आ जाएगा धन? कब तक आ जाएगा? सूची तो आ गई, ठीक है, आपने एसआईटी बनाई, ये भी सही बात है, एसआईटी आपने तुरंत गठित कर दी, लेकिन धन आएगा या नहीं आएगा? कुछ इसके बारे में बता सकते हैं? चलिए, विजेंद्र गुप्ता से संपर्क टूट गया है, हम इनके पास चलते हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी के पास जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह की बात हुई थी इलेक्शन से पहले, जो मेजर उनके स्लोगन्स थे जिनके ऊपर लोगों ने इनको वोट दिया था, उसमें काला धन एक बहुत अहम मुद्दा था। उस पर आपको लगता है, जैसा कि इनके खुद के लीडर कह रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा है, बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि उस पर भी कोई बहुत अच्छा कोई लेजिस्लेशन लेके नहीं आए हैं। अरुण शौरी ने भी अपने इंटरव्यू में इस तरफ इशारा किया है, गोविंदाचार्य ने भी इनको ब्लास्ट किया, यानी कि इनके अपने खुद के लीडर्स भी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत कामयाब नहीं हो पाए। आपको क्या लगता है, जो 3-4 मेजर इश्यूज थे उसको भी भूल गई है सरकार? नहीं, काले धन के ऊपर तो मैं कह दूं थोड़ा लाइटर मोड में कि काला धन तो बाद में लाएंगे, पहले हम मोदी जी को तो वापस ले आए। वो तो आए दिन पता नहीं कहाँ रहते हैं। खैर, बाय द वे, लेकिन काला धन की जहां तक बात है, तो इन्होंने तो बिल्कुल खुले आम सबके सामने वादा किया था कि हम आएंगे और काला धन वापस आएगा। उस पर हमें 1 इंच की भी कहीं कोई प्रगति नहीं होती दिख रही है, विच इज अ फैक्ट। लेकिन विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं एसआईटी बन गई है और एसआईटी तो बन गई, तो एसआईटी 10 साल करते रहे काम, उसमें हमें उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से जो हम प्रोएक्टिव मेजर्स चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से बड़ा इनिशिएटिव लेके कोई कदम उठाए, वैसा हमें कुछ नहीं दिखाई दिया है। दूसरा, मोदी जी की मॉनिटर कर रहा है, इसलिए उस पूरे मामले में ध्यान रखना जरूरी है। कोर्ट उस पूरे मामले को खुद देख रहा है। नहीं, कोर्ट तो देख रहा है, पहले भी देख रहा था विजेंद्र गुप्ता जी, तभी आपके तभी डायरेक्शन में सारा काम हो रहा है, तभी प्रधानमंत्री जी तभी मंच से कहा कि हम आएंगे और काला धन वापस आ जाएगा। एक सेकेंड, जी बोलिए। मुझे एक बात और स्पष्ट करने दीजिए, पिछले 1 साल में रोजाना यूपीए सरकार के कार्यकाल में रोजाना एक घोटाला सामने आता था, सैकड़ों करोड़ रुपया, हजारों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपए के घोटाले जी। और पिछले 1 साल में हमारे विरोधी जो हमको पानी पी कर गाली देते, वो भी वो तमाम जो इन्वेस्टिगेटिंग पत्रकारिता करते हैं, टाइम्स नाउ जैसे, एक शो ऐसा नहीं कर पाए जिसमें सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का मैं इसका जवाब कोई नखून के बराबर नहीं, बिल्कुल ये बात पूर्णिमा जी, मैं इसमें 2-3 चीजें आप सही मैं आपको बताता हूँ, मुझे भी जरा जवाब देने। हमारे विरोधी भी कहते हैं कि अगर सरकार ने बुरा नहीं किया, ये बात तय है, एक भी काम आप बताइए इस सरकार के कार्यकाल में जिसकी आप आलोचना कर सके। आप यही कह रहे हैं ना कि कुछ नहीं किया। मैं जवाब देना चाहता हूँ। नहीं, मुझे जवाब दे। आपने एक बात बिल्कुल सही कही है विजेंद्र गुप्ता जी, आपने सही कहा है
कि कोई भी स्कैम नहीं हुआ है, कोई भी स्कैंडल नहीं हुआ है। हमारे साथ शहजाद पूनावाला है कांग्रेस में, उनसे पूछते हैं कि इनकी सरकार जितने दिन रही स्कैंडल की सरकार के तौर पे जानी जाने लगी और इतना ज्यादा उसको हंगामा हुआ और उनके हारने की वजह भी यही हुई। तो जो कह रहे हैं विजेंद्र गुप्ता कि कम से कम उनकी 1 साल की सरकार में कोई स्कैम कोई स्कैंडल नहीं हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? ये तो सही है, ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं इनकी बात से 100% एग्री करता हूं कि इनके 1 साल में अभी तक कोई स्कैंडल बाहर इसलिए नहीं आया क्योंकि इन्होंने ना सीआईसी को 1 साल से अपॉइंट किया है, ना सीवीसी को अपॉइंट किया है, ना सीबीआई जिसको चेंज करना था उसको अपॉइंट किया है, ना लोकपाल को अपॉइंट किया है। हमारे समय पे सारे थे तो वो डिटेक्ट कर पा रहे थे। आज एक सेकंड विजेंद्र जी, मैंने आपके बात में दखल अंदाजी नहीं की। विजेंद्र जी मुझे बात करने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए, मुझे तो मौका दीजिए, विजेंद्र जी मौका तो दीजिए। 40,000 आरटीआई आज पेंडिंग है। प्रधानमंत्री कार्यालय में अकेले आज 6,000 से 8,000 आरटीआई पेंडिंग है जिसके जवाब ही नहीं आ रहे। जहां तक करप्शन की बात है, रंजीत सिन्हा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए, उसको फिर भी सीबीआई चीफ बनाकर रखा और आज सीबीआई की इंक्वायरी उन पर बैठा दी है। देखिए अरे भाई, हम लोगों के काम को आगे ले जाने के लिए इनको मैंडेट मिला है क्या? लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई मैं आपको स्पेसिफिक बता रहा हूं। एक सेकेंड विजेंद्र जी, एक सेकेंड। जहां तक काले धन की बात है, आप एक और नाम जोड़ना भूल गए, राम जेठमलानी। राम जेठमलानी जी ने तो पूरे पेज की एड निकाल के उसमें अरुण जेटली को कटघरे में खड़ा किया है कि ये जो कानून है, और अभी पार्लियामेंट में भी उन्होंने बहुत एक और बात है, इन्होंने वादा किया था कि हम एमनेस्टी स्कीम नहीं निकालेंगे, उस कानून में एमनेस्टी स्कीम की बात की गई है। आपने कहा था 15 लाख रुपए 100 दिन में आएंगे। 15 लाख तो छोड़िए, आप तक अभी तक आपने ये नहीं बताया कि बाहर कितना कालाधन है। जो देश में पैदा हो रहा कालाधन है रियल एस्टेट सेक्टर के माध्यम से, उसको ढीला कर दिया आपने रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल में। और विजेंद्र जी, आपको मैं दोहरा मापदंड बताऊं आपको, सबसे बड़ा दोहरा मापदंड यह है कि 3 सीट पाने वाली दिल्ली असेंबली में तो आपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन पोस्ट ले ली, पर 44 सीट पाने वाली पार्टी को आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन पोस्ट नहीं देते। ये आपके दोहरे मापदंड है। आप आधे अधूरे वादे और आपके खिलाफ जो करप्शन के स्कैंडल है, आपने उपेंद्र कुशवाहा को सीबीआई की क्लीन चिट दे दी है, वो बात अभी तक बाहर नहीं आई है। आपने टेलीकॉम कंपनियों के साथ साठगांठ करके नेट न्यूट्रलिटी पे जो बुलाया है, वो बात बाहर नहीं आ पा रही है। मत बढ़िए, आप मुझे बताइए, लोकपाल कब ला रहे हो? आगे मत बढ़िए। लोकपाल को कब नियुक्त कर रहे हो? लोकपाल कब नियुक्त कर रहे हो? आपके सवाल का जवाब दूंगा जी, आपके सवाल का जवाब दूंगा। आप बोलिए विजेंद्र गुप्ता, लोकपाल कब आएगा? सीआईसी का अपॉइंटमेंट कब होगा? सीवीसी कब बहाल होंगे? देखिए, लोकसभा का कानून है कि 10% जिस पार्टी के पास सदस्य होंगे वो पार्टी लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद पा सकती है। लेकिन दिल्ली की असेंबली में ऐसा कोई कानून नहीं है। वहां पर साफ रूप से लिखा है कि पार्टी अपोजिशन टू द गवर्नमेंट हैविंग द ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, और इसलिए हमने कोई मांगा नहीं है। आपने तो मांगा था, आप तो ले लिए ना, पर आपकी नैतिकता कहां गई? नैतिकता कहां गई? प्रोप्राइटरी पे कहां थे आप? आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आपको एक भी सीट नहीं है दिल्ली की असेंबली में, आपको कोई शर्म नहीं है। फिर भी आपसे ज्यादा मुद्दे उठा रहे हैं। आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। फिर भी आपसे ज्यादा मुद्दे उठा रहे हैं। पूर्णिमा, आपने उनकी बात सुनी। सीधा सा सवाल यह है कि 100 दिन में काला धन वापस लाने वाली सरकार 365 दिन में भी काला धन नहीं ला पाई। इनकी अपनी पार्टी के लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। राम जेठमलानी ने ऐड दिया है, राम जेठमलानी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर, राज्यसभा में खड़े होकर जिस तरह की बात की है, अरुण शौरी, गोविंदाचार्य, सुब्रमण्यम स्वामी, सारे लोग इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं नाराज हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या ऐसा लग रहा है कि जो पहले पुराने भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे, थिंक टैंक्स थे, उनका मोह मोदी जी से भंग हो रहा है? बिल्कुल वो भंग हो रहा है, और वो भंग सरकार में जो लोग हैं उनका भी हो रहा है। लेकिन आज ट्रेजेडी ये है कि जो सरकार में है वो मुंह खोल नहीं पा रहे हैं। उनके बड़े बड़े तमाम नेता जो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में बहुत सारे अपना दुखड़ा रोते हैं, लेकिन आज वो पब्लिक के सामने कुछ खोल के बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी की सरकार के हम सिर्फ एक सिंपल एग्जाम्पल ले लें। 1 साल में उन्होंने कहा था, एक डिफेंस सेक्टर का मामला देख लीजिए, जिसकी वजह से उनको डिफेंस से रिलेटेड 80,000 करोड़ का वहां पे उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन कहा था कि हमारी सरकार जिस दिन आएगी हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वो आज तक नहीं हुआ है, जबकि कई मंचों से प्रधानमंत्री जी ने और रक्षा मंत्री ने खुलेआम कहा कि हमने मान लिया, इन प्रिंसिपल मान लिया और कर देंगे। और अभी कुछ दिन पहले फिर एक सेकेंड अभी कुछ दिन पहले एक और बयान आया है कि 1 रैंक 1 पेंशन होगा, जबकि 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट होगी उसके बाद। तो इनडेफिनिट ये हर मामले को लटकाते जा रहे हैं। तो आप
आप दिल्ली की सरकार का पोस्टमार्टम 100 दिन में कर रहे हो, क्यों करते हो? नहीं करना चाहिए आपको। लेकिन ये बताइए, लेकिन ये बताइए विजेंद्र गुप्ता जी कि जो चीजें, विजेंद्र गुप्ता मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जिन चीजों के बारे में कहा था नरेंद्र मोदी जी ने कि इसको आते के साथ कर देंगे, तो वो तो प्रायोरिटी पे होनी चाहिए थी, वो चीजें तो प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। इसमें मैं ऐड कर दूं, डिफेंस सेक्टर से लोगों का बहुत इसमें नाराजगी है। अरे हमने कम से कम मसरत आलम को पाकिस्तानी झंडों के साथ नहीं भेज दिया वहां पे, हमने एक विधान एक निशान बोल के वहां पे पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को ये नहीं कहा कि आपकी वजह से चुनाव हुए। आपकी तरह हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना नहीं शुरू किया जब उन्होंने 26/11 पे कुछ नहीं किया। 685 इन्फिल्ट्रेशन हुए हैं, आप क्या कर रहे हो? चीन के साथ झूला झूल रहे हो। आपको पता है आपने बजट में भी कटौती की है, डिफेंस बजट में भी कटौती की है, और वहां पे चाइना और पाकिस्तान ज्यादा पैसा देके आपकी इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है। आप कर क्या रहे हो? शहजाद बातें बनाने के लिए चैनल नहीं, शहजाद एक मिनट, पूर्णिमा आपसे जानना चाह रहे हैं कि देखिए डिफेंस की बात उठी है, डिफेंस को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं। डिफेंस को लेकर बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम था नरेंद्र मोदी का कि मेक इन इंडिया करके वो वेपन्स यहां पे बनाए जाएंगे जो विदेशों से बहुत बड़ी भारी प्राइस देकर के खरीदे जाते हैं। 80,000 करोड़ का एक पैकेज भी उसके लिए आया। क्या ये लगता है कि ये एक नई शुरुआत है जिसका कम से कम क्रेडिट नरेंद्र मोदी को दिया जा सकता है? एक फैसल भाई, एक बात तो हमें ये माननी होगी कि एक साल में कोई बहुत अचीवमेंट हो जाएगा, ये हम नहीं कह रहे हैं कि होना चाहिए, लेकिन जो इनिशिएटिव लेना दिखता मतलब होता, वो भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हमें शिकायत उस बात से है, एक साल में कोई भी सरकार कोई करिश्मा नहीं करके दिखा सकती, ये हर कोई मानता है। मेक इन इंडिया बोल के रफाल खरीद के आए ना यूरोप से। हाँ, लेकिन ये है कि जो एक इनिशिएटिव पहला मेक इन इंडिया बोल के बाहर से खरीद के ला रहे हैं, कदम जो बढ़ता वो भी, और उसमें भी सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट जाने वाले थे। उसमें भी एक बात तो मानिएगा ना पूर्णिमा, आपको भी कह रहा हूं कि रफाल जैसी चीजें जो है वो अभी इंडिया नहीं बना सकता है। जो हम लोग मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं वो वेपनरीज की बात कर रहे हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? हिंदुस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि रफाल और मिग जैसे फाइटर प्लेन्स यहाँ बना जो हम बना सकते हैं, हम जूते तो अच्छे बना सकते हैं अपने फौजियों के लिए, हम बुलेट प्रूफ जैकेट्स तो बना सकते हैं। कोई एक उदाहरण दीजिए मेक इन इंडिया जो कि मोदी जी ने कहा हो कि ये शुरुआत हो गई, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई और इससे हमारे डिफेंस वाले भाइयों को, जवानों को फायदा होगा। हमें तो ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। आपसे जानना चाहूंगा डिफेंस सेक्टर को लेकर के मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ा स्लोगन है, ना सिर्फ डिफेंस को लेकर के बल्कि यूं भी इकोनॉमिक बूस्ट को सामने रखने की बात थी कि मेक इन इंडिया और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये सारी चीजें आपको लगता है कि सरकार सही ट्रैक पे जा रही है? ऐसा एक साल के अंदर बहुत कुछ संभव नहीं है जैसा पूर्णिमा कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार की जो सोच है वो सही है? देखिए, सरकार की सोच सही है नहीं सही है, बड़ी मुश्किल ये है कि सरकार, जैसे इन्होंने कहा, विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि धन जन योजना, जन धन योजना में क्या हुआ है? जन धन योजना तो ये 2-4 नाम ऐसे हैं जिनका मतलब आज तक समझ में नहीं आ सका कि जन धन योजना है क्या। देखिए, जन धन योजना में आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने उसके अंदर वो किया है, जो भी पार्टिसिपेशन है, पर प्राइवेट सेक्टर बैंक है नहीं उसके अंदर, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक का कोई उसके अंदर कोई लेना देना नहीं। पब्लिक सेक्टर बैंक है, नेशनली अगर आप उनसे कहेंगे तो वो खोल देंगे, वो हो जाएगा। सवाल ये है कि जिन लोगों ने, जिनका जीरो बैलेंस अकाउंट है, 10 रुपया है, 100 रुपया है, देखिए जनधन का सिर्फ एक एडवांटेज है कि जब आप अपनी जो आप लोगों को फैसिलिटी, जो भी आप उनको जो पैसा दे रहे हैं, जो आप सोशल सेक्टर के अंदर जो कर रहे हैं, अगर वो सारा का सारा पैसा अगर उसके अंदर ट्रांसफर हो सके, लोग उसको कैपिटल को मैनेज कर सके और उसको आगे बढ़ा सके, तब तो उसका कोई फायदा है। बाकी तो ये चीज उसी को लेकर के जनधन की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक फ्रंट की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक, लेकिन ये है कि इस तरह से प्लानिंग कमीशन बहुत हंगामे के बाद मैं उस पर आ रहा हूँ। इसी तरह से दूसरी बात ये कि जैसे मिसाल के तौर पे आप बात होगी कि साहब इंश्योरेंस, साहब इंश्योरेंस सवाल ये है कि इंश्योरेंस तो हमारा हो गया, हमने 1 रुपया दे दिया, लेकिन जब हम क्लेम में जाते हैं, जब हमें जरूरत होती है, उस वक्त इंश्योरेंस सेक्टर कितना रिसेप्टिव है, कितना हमारी बात को, कितना हमारी जरूरत को समझता। इंश्योरेंस सेक्टर तो हिंदुस्तान का जो वर्स्ट सेक्टर अगर हो सकता है वो इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर बिल्कुल। अब आप उसके अंदर आप 1 रुपया, 2 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया, लेकिन जो बात हो रही थी प्लानिंग कमीशन को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, उसको प्लानिंग कमीशन से नाम उसका हटा करके नीति आयोग किया गया। लेकिन अभी मैं देख रहा था कि नीति आयोग में अब तक सिर्फ 3 लोग लाए गए हैं, और नीति आयोग जो एक बहुत भारी भरकम प्लानिंग कमीशन का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनकी पूरी प्लानिंग थी, वो भी कहीं ना कहीं अभी तक 1 साल में वहां
तक नहीं पहुंच पाई है कि आप उसको कह सके कि नीति आयोग का पूरे तौर पे गठन हो गया है? क्या कहिएगा? अभी तो नीति आयोग है क्या चीज, यही नहीं, कौन सी नीति, क्या मैंडेट है उसका? क्या मैंडेट है, क्या कर रहा है, सबसे पहले तो ये बात समझ में नहीं आई। और इस गवर्नमेंट का जो मैंने ये कहा कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट सा है, वो कुछ समझ में नहीं आता, इंस्टीट्यूशंस को ब्रेक कर रहे हैं। इससे पहले के आप एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन डेवलप को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। हालांकि ये सारी चीज शुरू की हुई है कांग्रेस की है। बेसिकली कांग्रेस किसी भी तरह से अपने आप को इस पाप में या पुण्य में जो भी है उससे अपने को दूर नहीं कर सकती है। कांग्रेस के जमाने में ही ये बात कही गई थी कि प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, खत्म कर दिया जाना चाहिए। उसके वजह कि जब प्लानिंग खत्म हो गई तो फिर कमीशन की जरूरत क्या है। लेकिन सवाल यह है कि जो पैरेलल इंस्टीट्यूशन है, एक नाम नीति कमीशन, नीति आयोग, नाम तो दे दिया, लेकिन नीति किस चीज की, क्या नीति बनने जा रही है? देखिए विजय गुप्ता जी, नीति आयोग के बारे में बहुत हंगामा हुआ, बहुत बढ़ चढ़ करके बातें हुई और उसको लेकर के इलेक्शन कैंपेन से लेकर के सरकार बनने के शुरुआती दौर में भी काफी बातचीत हुई और फाइनली नीति आयोग को गठन किया गया, गठित हुई। लेकिन आज तक वो पूरे तौर से रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो पाई है। 3-4 लोग उसमें हैं और अभी तक मैंडेट तक पता नहीं है। तो जब नीति आयोग जो प्लानिंग करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, उसका ये हाल है, तो फिर कैसे हम लोग उम्मीद करें कि चीजें बेहतर होंगी 5 साल में? देखिए, जो प्लानिंग कमीशन था उसका एक जो स्ट्रक्चर था वो इतना फॉल्टी था और इतना धरने से बंधा हुआ था इतने साल दशकों से जी, कि उसमें एक बदलाव की जरूरत थी। और ये एक मत से सभी लोगों ने इसको एग्री किया था कि प्लानिंग कमीशन के स्ट्रक्चर को बदलना चाहिए। अब आप सोचिए, जो 60 साल से जो स्ट्रक्चर चला आ रहा था उसको आप चेंज कर रहे हैं और चेंज करने के बाद आप देखेंगे जो प्रदेशों स्टेट गवर्नमेंट का चेंज करने पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, आपने चेंज किया, ठीक है। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को एज इट इज लागू किया है। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ देश में कि फाइनेंस कमीशन की कंप्लीट रिपोर्ट को एज इट इज केंद्र सरकार ने लागू किया और प्रदेशों को 32 से 42% की जो है भागीदारी शेयर दिया उसके अंदर सेंट्रल फंड में से। तो ये कुल मिलाकर के इतना ये कोई साधारण बात नहीं है। इतना स्ट्रक्चर फॉल्टी था, इसका जवाब नहीं आ पाया। एक सेकंड, बहुत आसान है इतना। लेकिन जो लोग 10 साल शासन में रहे लगातार, मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ, जानना चाहते हैं जी मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने क्या सुधार किया? मैं आपको बता रहा हूँ। आपने तो 10 साल रूल किया ना, आप 10 साल बनाम तो 1 साल। अब 1 साल जब मोदी सरकार के पूरे हो रहे हैं, हमारा 10 साल बनाम 1 साल। विजय मैं ये कह रहे हैं कि 10 साल बनाम 1 साल, जाहिर सी बात है 1 साल में सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन इतनी तो जरूर उम्मीद की जा सकती है कि 1 साल में सरकार अपना रोड मैप, अपना विजन बिल्कुल क्लियर रखेगी। यहाँ पे वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि विदेश नीति को लेकर के जो बातें हो रही हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की, काफी हंगामा है, काफी यूफोरिया है पूरे कंट्री में, पूरे देश में कि बहुत अच्छी विदेश पॉलिसी है। तो क्या ये कम से कम एक फ्रंट है जिसपे नरेंद्र मोदी कामयाब हैं? लेते हैं ब्रेक। किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। समय है, समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है,
मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय हैं। ये समय हमारा है, रहिए समय के साथ। बदलते हुए आलमी मनजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.almisahara.com। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने नीति आयोग का गठन तो किया, लेकिन उसका मैंडेट अभी तक साफ नहीं है। विजय गुप्ता ये कह रहे थे कि 1 साल बनाम 10 साल आप नहीं कर सकते हैं। 10 साल लगातार कांग्रेस की सरकार रही है, वो हम पे आरोप नहीं लगा सकते। विजय गुप्ता का कहना बिल्कुल सही है, 1 साल में आप आंक नहीं सकते, लेकिन यहां पे सवाल यह है कि 1 साल में कम से कम दिशा तो जरूर तय हो जाती है, कहीं ना कहीं विजन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। वो शायद नहीं हो रहा है। इसी कारण से बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के खुद के लीडर्स भी आज मोदी को लेकर के बहुत अच्छी राय नहीं रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ विदेश नीति की अगर बात करें तो विदेश नीति के फ्रंट पे कहीं ना कहीं पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया था जो इतने कम वक्तों में अपने नियर जो नेबर्स हैं उनसे लेकर के अमेरिका तक गया हो, जापान तक की बात करें, चीन की बात करें, चीन का दौरा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। और अगर बात करें मनमोहन सिंह की तो उन्होंने पूरे 10 साल में शायद 10 या 12 फॉरेन विजिट की थी। ये एक सेक्टर है, ये एक चीज है जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी को बहुत मुबारकबाद मिलती है। पूर्णिमा क्या कहिएगा? मुझे भी थोड़ा जवाब विजिबिलिटी ही एक अचीवमेंट माने तो हो सकता है ये मोदी जी की अचीवमेंट है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है हमें ये देखना होगा। सबसे अभी मैं ताजा एग्जाम्पल नेपाल का आपको देती हूँ। नेपाल में इतनी बड़ी त्रासदी आई, उसमें भारत ने बहुत बढ़ चढ़ के रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन, रिलीफ में हिस्सा लिया, लेकिन जिस तरह से पुशी तरीके से भारत ने वहां पे अपना प्रेजेंस दर्ज कराया, ये लगा कि हम अपनी ही पीठ ठोकने के लिए वहां इतना ओवर एंथुजियास्टिक होके वहां मदद कर रहे हैं। वो तो मीडिया कर रही है, वो काम तो मीडिया कर रही है। एक मिनट, सरकार का भी दोष था। मोदी जी ने क्यों ट्वीट किया कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को मेरे ट्वीट से अपने यहाँ देश में भूकंप की जानकारी मिली? तो ये तो क्यों मिलता है ना मीडिया को, और फिर मीडिया उसको तो मीडिया अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। और नेपाल में इंडिया के खिलाफ हॉस्टिलिटी इतनी बढ़ गई कि वहां पे वो ट्विटर वापस आना पड़ा, हैशटैग चलने लगा कि गो होम इंडियन मीडिया, गो होम इंडियन। फैजल साहब देखिए, हमने आपको बाजारू या प्रेस्टिट्यूट नहीं कहा है, तो हमारे साथ इतना अन्याय नहीं कीजिए कि हमें मौका ना दे बोलने का। ये जो शब्दावली है, नहीं, एक सेकंड मुझे बोलने तो दीजिए। 2-3 सवालों के बैकलॉग आप उसके बाद बोल लीजिएगा। जो पूर्णिमा ने कहा कि नेपाल का जो इशू है, नेपाल में हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके रेस्क्यू ऑपरेशन किया, मैं इसमें यमन भी ऐड करता हूं। यमन का फ्रंट जो था वहां पे भी वॉर हो रही है, वहां से जिस तरह से इवैक्यूएशन हुआ, वीके सिंह को वहां पे भेजा गया, और तीसरा कश्मीर में जिस तरह से इन्होंने रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन किया, ये 3 चीजें हैं जो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को बारे में अच्छी कही जाती हैं। प्लीज मैं आपसे मौका मांग रहा हूं 1 मिनट का, क्योंकि आपने 3 सवाल और जोड़ दिया और 3 बैकलॉग रह गए हैं। जहां तक यमन का सवाल है, नेपाल का सवाल है, पहली बार क्या इंडिया ने भारत ने रेस्क्यू किया है? आप मिडिल ईस्ट में थे, आप जानते हैं कि गल्फ से 1,50,000 लोगों को लाया था। जो 2011 में लिबिया की जब वॉर हुई तो 15,000 लोगों को लाया था। तब हम लोगों ने इतना इसका तमाशा नहीं किया जिस तरीके से आज हुआ। जहां तक आपकी बात है कश्मीर और उसके पहले, तो मैं आपको बता दूं विजेंदर जी, आप क्योंकि कह रहे थे कि आपके शासन में कोई स्कैंडल नहीं हुआ, तो सीएजी की रिपोर्ट जो गडकरी पे आई है वो शायद आपने पढ़ी नहीं है। राज्यसभा उसी पर स्थगित हो गया और चल नहीं पाया क्योंकि गडकरी जी का नाम उस सीएजी रिपोर्ट में है। तो आप 1 साल में तो बहुत सारे स्कैम आ जाते हैं अगर आप सीवीसी सीआईसी को अपॉइंट करते, पर ये दूसरा टॉपिक है। जहां तक अब हम बात कर रहे हैं विदेश नीति की, तो पहले तो मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा कि सुषमा जी हमारी विदेश मंत्री है या मोदी जी विदेश मंत्री है, क्योंकि सुषमा जी तो केवल उनका स्वागत करती है जब वो विदेश से बाहर आते हैं। बहरहाल
कितने विजिट किए, कितना पीआर किया, उससे ज्यादा आप पूछिए कि क्या अचीव किया। अमेरिका गए, मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में इवेंट किया, अल्फोंस इंस्टीट्यूट में किया, ऑस्ट्रेलिया में करोड़ों रुपए खर्च किए, एक एमओयू ना ऑस्ट्रेलिया से आया ना अमेरिका से आया। आपने जापान में कहा $100 बिलियन, $10 बिलियन, उन्होंने $4 बिलियन भी नहीं दिए। चाइना से $20 बिलियन का सितंबर में करार हुआ, झूला झूलते हुए उन्होंने इंकर्जन कर दी, पर $20 बिलियन में से एक फूटी कौड़ी नहीं आई। और बात करना बहुत आसान है। और जब मनमोहन सिंह गए थे जापान तो $30 बिलियन ले आए, जब मनमोहन सिंह गए थे अमेरिका तो न्यूक्लियर डील ले आए। न्यूक्लियर डील की मुखालफत करने वाले ये थे और आज उस पर फिर गए वापस। इसमें विदेश नीति पे एक बात मैं और ऐड कर दूं, अभी तक हमारे देश में परंपरा ये थी कि चाहे किसी की सरकार हो, विदेश नीति में या विदेश से जुड़े मामलों में पॉलिटिक्स नहीं आती थी, और इन्होंने आते ही वो सारा कुछ खत्म कर दिया, बिल्कुल अपसाइड डाउन कर दिया। अब आप विदेश में जाके अपने ही पिछले, चाहे वो बेशक आपकी विरोधी पार्टी की सरकार हो, उसकी खिल्ली उड़ाएंगे, स्कैम की सरकार उसको कहेंगे, उसको सरकार नॉन परफॉर्मिंग सरकार कहेंगे, तो ये विदेश में अपनी ही खिल्ली उड़वा के आ रहे हैं। तो इसमें कौन सी अचीवमेंट उनको दिखा? एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा पूर्णिमा की, एक चीज और हुई थी जब चुनाव से पहले कहीं ना कहीं बहुत बात होती थी कि दाऊद इब्राहिम को आते ही हम ले आएंगे, और इस पे बहुत मशहूर सेंटेंस था नरेंद्र मोदी का, उन्होंने कहा था क्या उसामा बिन लादेन को लाने से पहले अमेरिका ने हंगामा किया था, हम भी उस तरह कुछ कर सकते हैं। उन्होंने टंग इन चीक इस बात की भी इशारे दिए थे कि दाऊद इब्राहिम को वापस लाया जाएगा। कहीं ना कहीं विदेश नीति की बात करें तो पाकिस्तान से अभी तक उस पर भी कोई पेशरफ नहीं हुई है, कोई पहल नहीं है। क्या कहिए? वही मैं कह रही हूँ, विदेश नीति ही क्यों, हर फ्रंट पे। मुझे एक बहुत अच्छा इंग्लिश का जुमला याद आ रहा है, अगर आप कहें तो मैं इंग्लिश में ही बोल दूं, साउंड, अ लॉट ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। मतलब कि शोर शराबा बहुत हो रहा है, उसका मतलब कुछ नहीं है। तो शोर शराबा वाकई सब जगह हो रहा है, लेकिन होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है। जो हमारी विदेश नीति है इस मुल्क की, वो 67 साल में नॉन अलाइंड थी, कि नॉन अलाइंड हमारी जो पॉलिसी रहेगी और हमारे रिश्ते उन लोगों से, उन देशों से, उन ममालिक से अच्छे रहेंगे जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। उनसे हम बिल्कुल दूर हो गए। अगर आज देखें आप, उन ममालिक से हम बिल्कुल दूर हो गए। हमारी इकोनॉमी उन पर डिपेंड करती है, हमारी फ्यूल पॉलिसी पूरी उन्हीं पर डिपेंड करती है, उनसे हम बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए। और जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी मुझे लगता है कि धर्म को बहुत ज्यादा तरजीह दी जा रही है, बहुत धार्मिक बनाया जा रहा है उन विजिट्स को भी। मैं समझता हूँ कि ये एक सेकुलर मुल्क के लिए, एक सेकुलर मुल्क के लिए मुझे लगता देने लगते हैं कि आपको अपने देश का रिलीजियस और सेक्युलर फैब्रिक संभाल के रखना चाहिए, तो ये हमारे लिए धर्म की बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि ओबामा जरूर ये बात कहते हैं कि अपने देश की जो सेक्युलर फैब्रिक है उसको बचा के रखना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वही ओबामा टाइम मैगजीन पे ये भी लिखते हैं कि रिफॉर्मिस्ट प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का। कैसे देखती हैं आप? नहीं तो ठीक है ना, ओबामा जी तो तारीफ करते हैं, वो अब नरेंद्र और बराक एक दूसरे के लिए हैं, तो ऑब्वियसली वो म्यूचुअल ग्रुप बन गया है। एक फ्रंट है जो सोशल फ्रंट है और जो सामाजिक फ्रंट है वो फेल पाते हैं। पर इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छी बात उठाई है, वो ये है कि जो अगर आप मुआयना करो कि 16-17 देशों का इन्होंने दौरा किया है, अब हमारी जो एनर्जी एसेट्स है मिडिल ईस्ट में है, उधर तो एक भी बार नहीं गए और इनकी छवि ऐसी है कि वहां पे उनको कुछ मिलना भी नहीं है। आप दूसरी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान, आपने प्रो अमेरिका पॉलिसी अपना ली, रशिया और चाइना ने मिलकर पाकिस्तान में $46 बिलियन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए पैसा दे दिया है, और उनको वो पूरा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बन रहा है। तो आपने अचीव क्या किया? ना आपके एनर्जी एसेट्स आपने सिक्योर किए। आपसे जानना चाहिए आपने अचीव क्या किया? इतनी विजिट हो रही है, काफी लगातार विजिट हो रही है, यहां तक विजिट हो रही है कि राहुल गांधी खड़े होकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री देश वापस आए हैं। इस तरह की एक बात हो गई है। उसके बावजूद अगर हम बात करें तो यथार्थ पे, धरातल पे, सामने टेबल पे कोई खास चीज नहीं दिखती है। क्या कहिएगा विजन जी? देखिए, दुनिया के में 192 देश हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई है कि साल में एक बार इन 192 देश में भारत का कोई ना कोई प्रतिनिधि अवश्य वहां जाएगा, और विशेष रूप से सरकार के मंत्रियों में से कोई एक जरूर जाएगा और वहां पर अपने रिश्तों को मजबूत करेगा और वैचारिक आदान प्रदान करेगा। लेकिन विजयन जी, जो विदेश नीति होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि किस कंट्री से आपका क्या रिलेशन है, सोशियो इकोनॉमिक रिलेशन, स्ट्रेटेजिक रिलेशन क्या है। 192 सभी देशों के साथ एक बार अधिकृत रूप से भारत की तरफ से प्रतिनिधि जाकर बातचीत करे। इससे कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि जितनी तेजी से प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो यूरोप हो, जहां जहां भी जा रहे हो,
वहां भारत के रिश्ते बहुत अच्छे होते जा रहे हैं और इसलिए चाइना अरुणाचल को अपने मैप में बता रहा है और प्रधानमंत्री झूला झूल रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री डांस देख रहे हैं और अरुणाचल को वो साउथ तिब्बत बता रहे हैं। एग्जैक्टली दिखाएगा। जो इंडिया का मैप बड़ी उपलब्धि है भारत की, जो मोदी जी की एक बड़ी अचीवमेंट है। पूरी दुनिया के सामने भारत की संस्कृति का एक प्रतीक योग को लेकर के वो गए हैं और जिसको पूरे विश्व ने अपनी कैसे बात कर रहे हैं। योगा तो वेस्ट में अरे हमें तेल चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। ये बताइए विजेंद्र गुप्ता जी, आज के भारत की आवश्यकता योग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक रिफॉर्म है। और योगा की बात करें तो योगा बहुत मोदी जी के आने से बहुत पहले से अमेरिका में है और रशिया में और जापान में है, पूरी दुनिया में। इंटरनेशनल योग दिवस, योगा मोदी जी की मोहताज नहीं है सर। योगा डे, ये एक बड़ी उपलब्धि है भारत की, जो इससे पहले किसी सरकार ने कभी सोचा तक नहीं। मुनीर साहब क्या कहिएगा आप? ये कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक योगा को लेकर जिस तरह की पॉपुलरिटी होती है वो भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की अचीवमेंट है। आप उनकी फॉरेन पॉलिसीज और फॉरेन विजिट और फॉरेन जो उनका कि एमओयू साइन हो रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज, उसको कैसे देखते हैं? किया गया है जी विजन जी। देखिए ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये बड़ी संजीदा बहस है। देखिए आजकल जो फॉरेन विजिट्स होती हैं, जो फॉरेन पॉलिसी होती है, बेसिकली उसके पीछे एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी होती है और जाहिर सी बात है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी ध्यान में रख करके फॉरेन पॉलिसी भी बनाई जाती है, फॉरेन विजिट्स भी बनाई जाती है। नेशनली प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो जा रहे हैं, बड़े मुल्कों में जा रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि वहां से इन्वेस्टमेंट आए, यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन सवाल यह है कि जो ग्राउंड रियलिटी है हमारी यहाँ की, वो इन्वेस्टमेंट कैसे आए, हमने उसके लिए क्या अगर हम अपने एजुकेशन को नहीं डेवलप कर रहे हैं, अगर हम अपने हेल्थ को नहीं से डेवलप कर रहे हैं, तो आज आप ये देखिए कि जो स्किल डेवलपमेंट के जो इंडेक्स जो 124 कंट्रीज का जो आया है, उसमें हिंदुस्तान 7वें नंबर पे है। कैसे इन्वेस्टमेंट आपका? आपने कह दिया कि मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया क्या स्लोगन है या मेक इन इंडिया के पीछे इतनी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स है जिसको समझने की जरूरत है? आप खड़े होकर के किसी भाषण में, किसी तकरीर में आपने कह दिया, कैसे मेक इन इंडिया होगा? कहाँ आपके पास मैन पावर नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास एजुकेशन। यहाँ पे आपको रोकना पड़ेगा मुनीर साहब, यहाँ पे वक्त हो रहा है खत्म। लेकिन जो लोग भी बात कर रहे थे, यहाँ पे पैनलिस्ट ने बिल्कुल एक बात बिल्कुल क्लियर की कि तो नियत हो सकता सही है। पूर्णिमा त्रिपाठी ने कहा कि एक साल में इस सरकार को आंकना भी बहुत सही नहीं होगा, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि एक साल में सरकार के आगे आने वाले इरादे और उसका रोड मैप बिल्कुल क्लियर हो जाता है। वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। जो खास चीजें जिस पे मोदी सरकार जीत के आई थी और एक एस्पिरेशन की जो बात थी कि लोग ये देख रहे थे कि एक बदलाव कर रहे हैं तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे, वैसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में 4 साल अभी भी कम से कम है नरेंद्र मोदी के पास, आने वाले सालों में वो कम से कम उन चीजों पे जिनके ऊपर लोगों ने भरोसा किया और उनको वोट दिया, उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं सच करके दिखाएंगे। हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे। खुली बहस में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर ही देख सकते हैं, लॉग ऑन करें समयlive.com। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।